नमस्ते और इस डीप डाइव में स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी और हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत अहम है, डीप फेक, और भारत के चुनावों पर उनका क्या असर पड़ रहा है। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये एआई से बनी चीजें, ये मीडिया कैसे काम करती हैं, कैसे इस्तेमाल हुई हैं और खतरा क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये डीप फेक आखिर है क्या चीज ये? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो डीप फेक मतलब वो नकली वीडियो या ऑडियो जो एआई का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। और ये इतने असली दिख सकते हैं कि मतलब पहली नज़र में तो सच और झूठ में फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बनते हैं एक तकनीक से, गैन्स कहते हैं उसे, जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क। इसमें क्या होता है कि एआई का एक हिस्सा वो नकली कंटेंट बनाता है और दूसरा हिस्सा उसे परखता है, चेक करता है। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक बनाने वाला एआई इतना परफेक्ट ना हो जाए कि दूसरा एआई भी धोखा खा जाए। और सिर्फ वीडियो ही नहीं, आवाज की क्लोनिंग भी हो सकती है। कभी कभी तो बस किसी की आवाज के 5 सेकंड के सैंपल से। 5 सेकंड? बस 5 सेकंड से। ये तो मतलब डराने वाली बात है। तो क्या हम जैसे आम लोग इन्हें पहचान सकते हैं? कोई तरीका है? कुछ हद तक, लेकिन ये मुश्किल होता जा रहा है। सच कहूं तो कुछ चीजें हैं जिन पर ध्यान दे सकते हैं, जैसे वीडियो में आंखें अजीब तरह से झपक रही हों या बिल्कुल ना झपकें, या फिर होंठ का हिलना ऑडियो से मैच ना करे, चेहरे के किनारे धुंधले हों, आवाज थोड़ी रोबोट जैसी लगे। लेकिन तकनीक इतनी तेजी से सुधर रही है कि अब ये पकड़ना मुश्किल है। सबसे जरूरी है कि सवाल पूछें, ये आया कहां से, सोर्स क्या है। हाँ, सोर्स वाली बात अहम है। अच्छा, अब आते हैं असली मुद्दे पर। भारत के हालिया चुनावों में इनका इस्तेमाल कैसे हुआ? कुछ उदाहरण हैं आपके पास? हाँ बिल्कुल, 2024 के चुनावों में तो कई मामले दिखे। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया था एक वीडियो का जिसमें उन्हें गरबा करते दिखाया गया था। वो डीप फेक था। इसी तरह राहुल गांधी के भी कई नकली ऑडियो क्लिप्स वायरल हुए। अच्छा, किस तरह के? उनमें झूठे दावे थे कि वो इस्तीफा दे रहे हैं या प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। फैक्ट चेकर्स ने बाद में कंफर्म किया कि ये एआई से बने थे। और वो गृह मंत्री अमित शाह वाला मामला, वो भी तो काफी चला था, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। हालांकि वो टेक्निकली मतलब तकनीकी रूप से एक एडिटेड वीडियो था, एआई से नहीं बना था पूरा। अच्छा, वो एडिटेड था? हाँ, काट छाट कर बनाया गया था। पर मीडिया में और राजनीतिक बहस में उसे सब डीप फेक ही कह रहे थे। उसमें दावा था कि वो आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। एक अच्छा उदाहरण है उसका, जिसे लायर्स डिविडेंड कहते हैं। लायर्स डिविडेंड? वो क्या होता है? मतलब जब इतने सारे फेक कंटेंट हों तो लोग असली चीजों पर भी शक करने लगते हैं, और फिर नेताओं के लिए आसान हो जाता है कि किसी भी सच्ची पर असुविधाजनक बात को ये तो डीप फेक है कहकर खारिज कर दें। भरोसा कम होता जाता है। ये तो गंभीर बात है। लेकिन क्या इसके इस्तेमाल सिर्फ ऐसे धोखा देने के लिए ही होता है या कुछ और तरह के इस्तेमाल भी दिखे? नहीं, ये एक दो धारी तलवार जैसी चीज है। इसका दूसरा पहलू भी है। जैसे तमिलनाडु में दिवंगत नेता थे एम करुणानिधि और जे ललिता, उनके डिजिटल अवतार बनाए गए। अच्छा, उनके डिजिटल अवतार मतलब एआई से? हाँ, और उनका इस्तेमाल किया गया पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए, वोटरों तक पहुंचने के लिए, एक तरह का भावनात्मक कनेक्शन बनाने की कोशिश। तो ये एआई का एक अधिकृत और कहें तो इमोशनल इस्तेमाल था। ये दिखाता है कि तकनीक सिर्फ नेगेटिव कामों के लिए नहीं है। ये तो दिलचस्प है। अच्छा, अगर ये चुनौतियां हैं तो इनसे निपटने के लिए क्या हो रहा है? कोई कानून वगैरह है भारत में? देखिए, अभी तक कोई एक समर्पित मतलब डेडिकेटेड कानून सिर्फ डीप फेक के लिए तो नहीं है। सरकार अभी जो मौजूदा कानून है जैसे आईटी एक्ट है, और जो नए कानून आए हैं जैसे डीपीडीपी एक्ट या भारतीय न्याय संहिता, उन पर निर्भर कर रही है। साथ ही मीटी जो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय है, उसने सोशल मीडिया कंपनियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। क्या कहा गया है उन एडवाइजरीज में? उनमें कहा गया है कि वो डीप फेक कंटेंट को लेबल करें, पहचानें और उनके सोर्स का पता लगाने की कोशिश करें। पर हाँ, अगर यूरोपियन यूनियन के एआई एक्ट या चीन के नियमों से तुलना करें तो भारत का तरीका अभी थोड़ा विकसित हो रहा है। और समाज पे इसका क्या असर पड़ रहा है, खासकर चुनावों के भरोसे पर? सबसे बड़ा खतरा तो भरोसे का ही है, ट्रस्ट का टूटना। जब आम इंसान सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाता तो पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठने लगते हैं, संस्थाओं पर से भरोसा कम होता है। और भारत में एक और चीज है, डिजिटल डिवाइड, मतलब शहर और गांव के बीच तकनीक की पहुंच का फर्क। हाँ, वो तो है। और डिजिटल लिटरेसी, मतलब लोगों में तकनीक को समझने की साक्षरता की कमी। इससे गांव की आबादी ज्यादा वल्नरेबल हो जाती है।
मतलब उन पर ऐसे फेक कंटेंट का असर ज्यादा आसानी से हो सकता है। तो फिर हम कर क्या सकते हैं? कोई रास्ता है? हाँ, बिल्कुल है। और मजे की बात यह है कि टेक्नोलॉजी खुद ही इसका एक जवाब भी दे रही है। एआई बनाम ही आए, जैसे इंटेल का एक टूल है फेक कैचर, या भारत में ही पाइलैब्स हैं, उनका टूल है ऑथेंटिफाई। ये टूल्स क्या करते हैं? ये डिटेक्शन टूल्स हैं। ये वीडियो में वो छोटी छोटी गड़बड़ियां या पैटर्न पकड़ने की कोशिश करते हैं जो इंसान की आंख शायद ना देख पाए। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर्स हैं, जैसे ऑल्ट न्यूज है, बूम लाइव है, उनका काम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो लगातार ऐसे संदिग्ध कंटेंट की जांच करते रहते हैं। लेकिन इन सब के साथ जो सबसे जरूरी है वो है हम सब की जागरूकता, डिजिटल साक्षरता। तो कुल मिला के बात यह है कि डीप फेक एक सीरियस चैलेंज तो है, पर टेक्नोलॉजी, कानून और हम सब नागरिक अगर जागरूक रहें तो मिलकर इसका सामना कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें हर एक की जिम्मेदारी बनती है। एक आसान सा 3 स्टेप चेक है जिसे आदत बना सकते हैं। 3 स्टेप चेक वो क्या है? सोर्स चेक करें, ये वीडियो या खबर आई कहां से, क्या वो भरोसेमंद सोर्स है। रिवर्स सर्च करें, गूगल पर रिवर्स इमेज सर्च होता है, वैसे ही वीडियो के की फ्रेम का सर्च करें, कहीं ये पुराना वीडियो तो नहीं जिसे गलत कॉन्टेक्स्ट में डाल दिया गया है। फैक्ट चेक, क्या किसी भरोसेमंद फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ने इसे झूठा या सही बताया है। सोर्स चेक, रिवर्स सर्च, फैक्ट चेक, ये तो एक नई तरह की नागरिक जिम्मेदारी जैसी लग रही है। हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल। और आखिर में एक बात सोचने के लिए छोड़ जाता हूं। जैसे जैसे एआई हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रहा है, क्या हमें डिजिटल नागरिकता के एक नए कॉन्सेप्ट की जरूरत है? एक ऐसी नागरिकता जहां ऑनलाइन मिली जानकारी को वेरीफाई करना, उसकी सच्चाई परखना उतना ही जरूरी और बुनियादी कर्तव्य बन जाए जितना वोट डालना। सोचने वाली बात है।